नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले आज उपेंद्र यादव एक बार फिर अनशन पर बैठ चुके हैं। अनशन की तारीख कोई पहली बार नहीं दी है, उन्होंने पहले चेतावनी करके दिया क्योंकि कई बार आंदोलन किए हैं। एक महीने में आज 5वीं बार ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले 20, फिर 22, फिर 30 और 5 और आज आखिरी पड़ा अनशन। उपेंद्र जी, किन किन मांगों को लेकर अनशन है? देखो, सरकार से पहले हमारा लिखित समझौता हुआ था और मंत्री रात को 12:30 बजे 23 फरवरी को आए थे और लिखित में वो देखे गए थे। वो मांगे अधूरी है। हम मांग करें रीट 2018 की जो लंबित भर्ती है, 100 दिन से धरना चला, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, चिकित्सा विभाग की है, फार्मासिस्ट है, पंचायत राज जैन है, टेक्निकल हेल्पर है, कंप्यूटर भर्ती है और भी अलग अलग विभागों के और भी लोग आए हुए हैं। तो उन भर्तियां, वो जल्द से दंत चिकित्सक है, वो भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो। सीबीआई से जांच रीट की और एसआई की हो। गैर जमानती सख्त कानून बने। शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती आए। चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग भर्ती वो आए, लिखित में परीक्षा हो। तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया और आज मैं आमरण अनशन में बैठ चुका हूँ। आप आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, डॉक्टर ने मना किया। दोनों ही चीज़ें, एक स्वास्थ्य, एक तरफ बेरोजगारों का भविष्य। मजबूरी है, जहां मंत्री धोखा कर रहे हैं। लिखित में आश्वासन देने के बाद सुभाष गर्ग साहब से मिलने गए तो वो मुकर गए अपने वादे से। तो ऐसे में अब पल पर मरने के बजाय एक बार मरना ही उचित है, क्योंकि पूरी सरकार पे पूरा विश्वास किया, समर्थन दिया, साथ रहे, लेकिन जो लिखित के वादे आज भी अधूरे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, अपराधी बाहर है, सख्त कानून नहीं। तो ऐसे में 21 सूत्रीय मांगों के लिए आर पार के लड़ाई का ऐलान। क्या कारण है 21 सूत्री मांगे पहले पेपर पर सरकार ने लिख के दिया और अब मानने को तैयार नहीं है? ये सवाल तो सरकार को आपको करना चाहिए, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। अब पीछे नहीं हटेंगे। आमरण अनशन मैंने शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुहार है कि आप हमारी मांगों को पूरा करके प्रदेश के बेरोजगार को राहत प्रदान करें, नहीं तो अन्यथा आने वाले युवाओं का आक्रोश कांग्रेस सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले समय में क्षेत्रों में चुनाव भी हैं, चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार की है? बल्लभगढ़ और धरेवास में चुनाव है 30 तारीख को। नहीं, यहाँ भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो वहाँ कांग्रेस के विरोध में उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो। यहाँ के लिए कोई किया है? अभी आमरण अनशन चल रहा है और अनशन चलेगा तो कहाँ जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ का जो अनशन लगातार जारी रहेगा तो यौम आक्रोश की लहर दरियावाद और वल्लभ नगर तक भी पहुँचेगी। सुजानगढ़ की थीम क्या अपना सकते हैं यहाँ? क्योंकि सुजानगढ़ में डोटासरा ने ये कहा था फ़ोन पर घंटी बजेगी, अभी तक नहीं बजी है। वही तो कहना है, डोटासरा जी आपने वादा किया था, वो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की, वो जो घंटी बजने का वादा किया था, वो कब बजेगी? बेरोजगार पूछ रहे हैं कि कब हमारा फ़ोन बजेगा। भूत तो उन्होंने बचा दिए, लेकिन वो घंटी कब बजेगी, इंतजार करें कि उनके पद 14% कब बढ़ाई जाए। कब तक चलेगा अनशन? अब तो आमरण अनशन का मतलब ये हो गया कि लगातार जब तक मांगे नहीं मान जाएगी अनशन। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी उपेंद्र यादव का ये अनशन जारी रहेगा। तमाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो भीड़ है, ये बेरोजगारों की भीड़ है। अलग अलग विभिन्न जगह से विभिन्न मांगों को लेकर ये यहाँ आए हैं। प्रयोगशाला सहायक स्कूल व्याख्याता, रीट 2018, ज्वाइनिंग 2, बीएसटीसी सहित कई प्रकार की यहाँ भीड़ है। मेरे पीछे भी है, हालांकि ये लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन ये भी इन्हीं के बैनर तले आए हैं, उपेंद्र यादव के आह्वान पर आए हैं, क्योंकि उपेंद्र यादव ने आज अनशन किया है और अनशन पर यह कहा है कि हमारी लड़ाई आर पार की है। कुछ और महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं से बात करूंगा। किन मांगों को लेकर आए हैं आप? किन मांगों को लेकर आए हैं? किन मांगों को लेकर आए हैं? सर, ये चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, जिसमें हम 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई, हमारे दस्तावेज सत्यापन हुए। वैश्विक महामारी में जिन्होंने हमारा संपूर्ण योगदान दिया है और फरवरी में भी हमने धरना दिया था, उसमें माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी रात को 12 बजे आके लिखित में ये आश्वासन किए थे कि 1 महीने के अंदर आपकी चयन सूची जारी कर दी जाएगी और आपको नियुक्तियां दी जाएगी। लेकिन आज तारीख तक हम पीड़ित होकर वापस हम धरने का सहारा ले रहे हैं कि सरकार हमारी भर्ती को पूरा क्यों नहीं कर रही। जो वैश्विक महामारी में हमने पीपी किट पहन के जनता की सेवा के लिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने सेवाएं दी हैं, उसका उचित इनाम कब देगी हमें ये सरकार? इसलिए हम लोग आज फिर उपेंद्र जी भाई साहब के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के तत्वाधान में हम वापस यहीं बैठे हैं। और अगर ये अब हमारी मांग है कि चयन सूची जारी करके हमें नियुक्ति के भी आदेश जारी करे, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने से माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी का जो लिखित में आश्वासन आने के बाद भी 6 महीने तक हम इस भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। आज हम सेक्रेटेरिएट में, डायरेक्टरेट में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी भर्ती के लिए फाइलें घुमाई जा रही है। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार? कब करेगी हमारे साथ न्याय? जिसमें हमारे 3 साथी कोविड में सेवाएं देते हुए खत्म हो चुके। एक अवसाद की पीड़ाएं हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए अवसाद की मानसिकता हो गई कि कब होगा हमारे साथ न्याय। आज दिवाली पर्व सामने है, उपेंद्र जी भाई साहब अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि ये कोविड वॉरियर्स अब अनशन पे बैठ के और पीपी किट पहन के हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सरकार से यही कहते कि दिवाली पे हमें
हमारी चयन सूची जारी करके और नियुक्ति के आदेश प्रदान करे। दिवाली से पहले चयन सूची जारी करें, इनकी ये मांग है। उपेंद्र यादव अनशन पर बैठे हैं और भी कई मांगों को लेकर मेरे साथ यहाँ लोग बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं सुजानगढ़ से आया हूँ। हमारे डोटा असरादी ने हमारे साथ धोखा कर लिया। डोटा असरादी ने सुजानगढ़ उपचुनाव में कातर जनसभा में 8 अप्रैल 2021 को हम 100 साथी वहाँ पर थे। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 14% पद काट लिए गए थे। उनकी मांग को लेकर हम वहाँ पर गए थे। तो डोटा असरादी ने कहा कि आप यहाँ पर मनोज जी के साथ मिलिए, आप प्रचार प्रसार करिए, यहाँ के बूथ बुला दीजिए, आपको जयपुर आने की दरकार नहीं पड़ेगी, मेरा आपके पास टेलीफोन आएगा। तो डोटा असरादी ने तो हम लोगों को अभी तक टेलीफोन किया। वहाँ से मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र है, वो जीत गए। उनके पास आए मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र, वो कह रहे हैं मेरे तो गले में फांसी लगा दूं, मैं क्या करूं। डोटा असराजी मान नहीं रहे। मैंने डोटा असराजी तक बात पहुंचा दी। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटा असराजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 8 अप्रैल 2021 को उस उपचुनाव के अंदर घोषणा की थी कि आप बूथ बुला दीजिए, आपके 14% पदवर्दी का प्रेस नोट, हमने कहा आप ट्वीट कर दीजिए। तो एक मेरा साथी केशव शर्मा था, मैं आए तो उन्होंने कहा कि केशव शर्मा के हाथ पर सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे सर पर कसम खाता हूं कि मैं, आप धरना वहां ख़त्म कर दो। मेरी नाक का सवाल है सुजानगढ़ उपचुनाव, आप वहां से खड़े हो जाओ, आपका 3 मई को मैं ट्वीट कर दूंगा, प्रेस नोट आ जाएगा। ठीक है। तो आज तक वो वल्लभ नगर में उपचुनाव और आगे। तो मैं तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को एक संदेश देना चाहता हूं कि डोटा असराजी 1 नंबर के झूठा असराजी है। हमारे लिए झूठा असराजी, हमारे साथ में धोखा किया। हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरपीएससी के अंदर हो रखे हैं। हमारी गलत तरीके से सीटें काट कर हम लोगों को बाहर कर दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जैसे आपने एसीएफ के अंदर, वन रेंजर के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट जो स्कूल व्याख्याता है, जो आपके वाइस प्रिंसिपल है, उन सभी में आपने समांतर निकली भर्तियों में पद बढ़ाए हैं, वैसे इस भर्ती के अंदर भी अलग से पद सर्जित करके और जो आपने घोषणा करी है प्रेस नोट जारी करे। यही मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। हमने 22 दिन शहीद स्मारक पर पहले भी धरना दिया है। अब उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में हम वापस यहाँ शहीद स्मारक पर तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा प्रेस नोट जारी नहीं होगा। सभी बेरोजगारों में वही जोश, वही जुनून, वही हौसला जो आपने अब तक देखा उपेंद्र यादव के नेतृत्व में। सभी कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हालांकि उपेंद्र यादव ने भी यही कहा है कि अनशन जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जो लिखित में समझौते हुए उन पर सरकार विचार विमर्श नहीं करती। हर बार सरकार की ओर से विचार विमर्श की बात कही जाती है, इस बार फिर वही बात आई है। सर सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, उसका हमें परिणाम नहीं मिलता। आज 10 महीने हो गए हमारी भर्ती निकले हुए, हमारा रिजल्ट निकल गया, हमें स्कूल मिल गया है, हमारे जिला अलॉटमेंट हो चुका है। सिर्फ बचा तो बचा हमारी एक ज्वाइनिंग बची है, जिसकी लापरवाही है कि 9 महीने 10 महीने से भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। सरकार उसकी मजबूत पैरवी नहीं करवा पा रही है। इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप जागो और हमारी जल्दी से जल्दी एजिसर, डबल एजिसर को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करो, ताकि वो हमारी सख्त से सख्त पैरवी कर सके और हमारे फैसला, हमारी बात रख सके और हमें स्कूल तक पहुंचा सके। और आज 100वें दिन के लगभग हो गए, बीकानेर निदेशालय के सामने हमारा धरना निरंतर जारी है और वही धरना आज हमने यहाँ शुरू किया। जब तक हमारे परिणाम, आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें परिणाम चाहिए। बीकानेर निदेशालय के सामने जो लोग धरना दे रहे थे, क्या सारे जयपुर आएंगे? नहीं, सारे जयपुर नहीं आए, उनमें से कुछ लोग आज भी हमारे वहीं पे हैं और आधे लोग इधर आए, आधे वहाँ पे भी हमारा काम जारी है। क्योंकि एक चीज़ वहाँ से उठा नहीं सकते, फिर यही होता है ना कि भाई डर के भाग गए यहाँ से। इसलिए हमारा बीकानेर निदेशालय के सामने भी धरना जारी है और हमारा आज से यहाँ भी धरना जारी है। आगे का पड़ाव क्या होगा? बीकानेर से आपने जयपुर का रास्ता चुन लिया है, राजधानी में आप आ चुके हैं, शहीद स्मारक आप बैठे हैं, आगे का पड़ाव क्या होगा? आगे का पड़ाव यही है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती और हमें कोर्ट से हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब तो हमें यही चाहिए कि हमें ज्वाइनिंग ही करवाओ। हमारी सिर्फ एक ज्वाइनिंग के लिए आज हमें 10 महीने से अटकाया जा रहा है। ये रीट 2018 में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लेकर यहाँ बैठे हैं। हालांकि ये धरना आज नहीं, पहले से बीकानेर शिक्षा निदेशालय के सामने जारी था। इनका भी यही कहना है कि कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाए और मजबूत पैरवी से ही नहीं मतलब नहीं है, इन्हें यह भी मतलब है कि नियुक्ति दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। इसी को लेकर और भी कई मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं जानूँगा क्या इनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी?
सर पंचायती राज जयन के लिए बैठे हैं सर हम। तो बार बार हम आते हैं, धरना देते हैं, मंत्री साहब के पास जाते हैं, वो हमें आश्वासन दे देते हैं कि आपकी भर्ती जल्द। कब गए आप मंत्री साहब के पास? कौन से मंत्री साहब के पास गए? हम 26 जुलाई को जा चुके हैं, सीएमओ में जा चुके हैं, और उसके बाद में फिर 10 सितंबर को सीएमओ में गए थे, उपेंद्र यादव जी के साथ में गए थे हम। तो हमें बोला गया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी, और हमको हर बार आश्वासन देते हैं। 2019 के बजट घोषणा की है गहलोत साहब ने, पर अभी तक ना तो कोई विज्ञप्ति जारी की है, ना इसके रूल नियम बनाए गए हैं, कुछ भी। ऐसे ही हमको आश्वासन दे देते हैं सर, और टाल देते हैं ना। हमारे इधर टेक्निकल हेल्पर वाले भी बैठे हैं, इनकी भी यही मांगे हैं, क्योंकि बेरोजगार के लिए कोई विभाग नहीं होता, हर विभाग का छात्र है यहाँ बेरोजगार है। आपने पहले देखा रीट की ज्वाइनिंग के लिए, फिर पंचायती राज के लिए, और अब टेक्निकल हेल्पर के लिए। क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी भर्ती नहीं जारी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। 2019 में सरकार ने बजट में घोषणा कर दी थी कि 9000 पोस्ट आएगी, जिसमें 2000 जेईएन की और 6000 टेक्निकल हेल्पर की थी। अभी तक जारी नहीं हुई है सर। ये टेक्निकल हेल्पर वाले हैं जो कह रहे हैं कि 2019 के बजट में हमारी घोषणा हुई थी, लेकिन यहाँ अभी तक इसे धरातल पर लागू नहीं किया है। और भी कई स्टूडेंट मेरे पास बैठे हैं, हालांकि बीएसटीसी वाले तो अभी भोजन कर रहे हैं। यहीं उपेंद्र यादव का ये संघर्ष है, जो उपेंद्र यादव ने ये कहा कि अनशन जब तक जारी रहेगा, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार सब अलग अलग विभागों को लेकर रहे हैं यहाँ पर, जिनमें टेक्निकल हेल्पर, प्रयोगशाला सहायक, रीट 2018 की ज्वाइनिंग दो, विभिन्न प्रकार की मांगे। बीएसटीसी की तरफ रुख करूँगा, क्योंकि बीएसटीसी के विद्यार्थियों की क्या मांग है? सर आपकी क्या मांगे हैं? सर हम 4 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारा 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। हमारा मेन मुद्दा सर इतना सा है कि L1 जो पिछले 60-65 साल से L1 में L1 रही है, L2 में L1 रही, L2 में L2 रही है। अब एनसीटी ने, जो कि हम इसको काला कानून कह सकते हैं, एनसीटी ने एक लाइन उसमें डाल दी है कि बीएड वाले को आप चाहो तो शामिल कर सकते हो। उसमें भी ये लिखा है कि चाहो तो शामिल कर सकते हो, चाहो तो शामिल कर सकते हो। उसमें भी ये कोई कंपलसरी वाली नोट उसमें नहीं डाली हुई है, ठीक है। और कई स्टेट्स ने, जैसे पंजाब का आज फैसला है, तो पंजाब ने क्लियरली उन्होंने बोला है कि L1 में L1 ही रहेगी, L2 में L2 ही रहेगी। L2 को एग्ज़ाम के फॉर्म भराने के बावजूद आज बाहर कर दिया गया है। हमारी राज्य सरकार से यही मांग है कि जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो इसकी 26 तारीख को पैरवी होनी है, तो वहाँ पर जो राजस्थान सरकार है वो एजी के थ्रू हमारे मजबूती से पक्ष रखे। हमारी बस इतनी सी मांग है, हमारी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखे। आप हमारी गवर्नमेंट से यही सवाल है कि हमें बीएसटीसी करवाई क्यों, जब बीएड वालों को L1 में हक दे रहे हो। बीएड वालों के पास में 3rd ग्रेड L2 में जा सकते हैं, बीएड वाले 2nd ग्रेड में जा सकते हैं, बीएड वाले 1st ग्रेड में जा सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर में जा सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी वाले तो सिर्फ बीएसटीसी में रहेंगे। अगर उनके इसमें भी अगर बीएड वाले आ जाएंगे तो बीएसटीसी वाले जाएंगे कहाँ पर? L1 वाले कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए? उनका जो 4 लाख कैंडिडेट तो सिर्फ राजस्थान के हैं, उनका सारों का हक मारा जाएगा। तो ये हमारी जो डिग्री है, इस डिग्री को जो कि एनसीटी काले कानून से ख़राब हो चुकी है, उसको सही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी जो वाजिब मांग है उसके लिए यहाँ आए हैं। एक छोटा सा सवाल है, क्या पीएचडी वाला छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या उनको एलिजिबल किया जा सकता है? तो फिर बीएड वालों को क्यों एलिजिबल किया जा रहा है? उनको 6 to 8 के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, ना कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया गया है। एनसीटी या तो पिछले 60 साल में बेवकूफ़ बना रही थी जनता को, या एनसीटी अब जनता को बेवकूफ़ बना रही थी। या तो 60 साल में जो चल रहा था वो गलत था, या अब जो किया है वो गलत है। दोनों में से एक तो गलत है। हम मीडिया के थ्रू एनसीटी से पूछना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सी बात आपकी सही है। कि पहले वाली बात थी जो कि यश राज कमेटी ने बनाया है, शिक्षा नीति जो पहले बनी थी 86 में बनी थी, उसमें किया है। और जो नई शिक्षा नीति बनी है अभी जो लेटेस्ट 2020 के अंदर, उसमें भी यही बोला गया है L1 अलग है, L2 अलग है, 1 to 5 अलग है, और 6 to 8 अलग है। तो ये जो ये सारी समितियाँ हैं ये गलत है फिर तो इसका मतलब। तो हमारी सरकार से सीधी सी एक छोटी सी मांग है कि आप जो भी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है वहाँ पर हमारा पक्ष जो है वो मजबूती से रखे, साथ में एनसीटी को लेटर लिखे कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल। सरकार कह रही है मामला हमारे तक नहीं है, कोर्ट का मामला है। तो कोर्ट का मामला है, लेकिन कोर्ट के अंदर भी तो पक्ष तो सरकार को ही रखना है।
पक्ष तो भाई उसमें जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसको पक्ष बनाया गया है, तो पक्ष तो सरकार ही रखेगी ना कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अगर अब हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते तो हम बीएड को कंसिडर करते, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी है। दूसरी बात मैन मुद्दे की बात यह है कि आपने कौन सा ब्रिज कोर्स चला रखा है, आप कौन सा ब्रिज कोर्स करवाओगे। सरकार करती है एक तरफ तो कहती है क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। क्वालिटी एजुकेशन मतलब हो गया कि जो 1 to 5th के अंदर प्रशिक्षित जो एसटीसी धारी है वो पढ़ाएगा। आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि 6 to 8 वाले जो बीएड धारी है उनको आप शामिल कर लीजिए, तो यहाँ फिर वो क्वालिटी एजुकेशन की बात कहाँ रह गई। आप मतलब पहली क्लास के बच्चे को सीधा ही अप्रशिक्षित जो शिक्षक है उसके हवाले कर रहे हो। आपको वहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ाना है, उनको सामाजिकता का पाठ पढ़ाना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करनी है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि जो हमारी जो पक्ष है उसको सरकार मजबूती से रहे, एनसीटी को लेटर लिखे कि ठीक हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बीएसटीसी के अंदर आराम से जो अध्यापक हैं उनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम बस इतना चाहते हैं कि एनसीटी को लेटर लिखे कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, एनसीटी को चैलेंज करे, बस हमारी सिंपल सी ये मांग है। कब तक जारी रहेगा आंदोलन? जी, कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, सरकार हमसे सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तब तक हमारा ये तरफ जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। हर जवान से यही शब्द निकल रहा है, हर जवान से यही शब्द आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही मांग है, हर बेरोजगार की यही मांग है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हमारा धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। धरना स्थल पर लोग मौजूद हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या कम यहाँ नहीं है क्योंकि बेरोजगारों की राजस्थान में कमी तो किसी भी तरीके से नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।